नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है। दोस्तों हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर अति इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों जो भी एग्जाम में सवाल पूछने लायक है दोस्तों वही सवाल लेने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि एक क्लास हो चुकी है। इस पूरी सीरीज का विश्लेषण दे रखा है, उसमें कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अति लघुतरात्मक प्रश्न और जो भी पद्यांश से इंपॉर्टेंट कुछ रह गए थे उन पर भी डिस्कशन हुआ है और काफी हद तक वीडियो बन चुके हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर बीए फर्स्ट ईयर हिंदी पार्ट लिखा होगा तो वहां पर आप क्लिक कीजिए और वहां पर आपको 10-12 वीडियो दोस्तों लगातार मिलते रहेंगे। तो और जो भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है तो उन पद्यांशों पर, कबीर के, तुलसीदास के, तो उन पद्यांशों पर दोस्तों डिस्कशन किया गया है विस्तृत तरीके से दोस्तों। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। और दोस्तों जो भी वीडियो बन सके उसे पूरा देख लीजिए, जितने भी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो आपको पता चल जाएगा और पुनः आप अपनी खुद की सीरीज में देख लेंगे। दोस्तों ये आपके लिए गाइडलाइंस का सवाल है तो दोस्तों इसको आपको पालना करनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और इम्पोर्टेंट दोस्तों देखने का अवसर। दोस्तों महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि सीरीज के अंतिम प्रश्नों में कुछ दे रखे सवाल, तो वही सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है, कबीर जी के रचनाओं के संकलन का नाम लिखिए। कबीर जी के रचनाओं का उल्लेख नामोल्लेख कीजिए। दोस्तों कबीर जी की रचना है तो उसमें किस में लिखी गई और उसका नामोल्लिखित करना है। तो बीजक में कबीर की रचनाएं साखियां, शब्द, रेमिनिया के रूप में संकलित। किसके रूप में? रेमिनिया के रूप में। जो कबीर जी की साखियां और शब्द है तो वो बीजक मुख्य है, तो इस बीजक के अंदर ये वो रचित है। तो दोस्तों चलिए दूसरे सवाल है कि पंच संगी पीऊ पीऊ करे छठा जो सुमरी मन पंक्ति में। पंच संगी से कबीर जी का क्या आशय है? दोस्तों यहाँ पर पंच संगी पीऊ पीऊ करे तो इसमें पंच संगी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पंच संगी से कबीर का आशय 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय। दोस्तों बेसिक सवाल है, लॉजिक वाला। क्या है कि हमारे शरीर की 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? ये सवाल बेसिक है। क्या है कि नाक, हमारे जो नाक होता है, कान है, नाक है, कान है, आँख है, जीवा है, जीभ है, ठीक है, तवचा। जो ये 5 प्रकार की दोस्तों हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है। तो इन ज्ञानेंद्रियों को कबीर जी ने अपने जो लाइनों में इसे क्या कहा? पंच संगी नाम से पहचाना, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते, तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कबीर जी की वाणी किस ग्रंथ में सम्मिलित है, संकलित है? कबीर जी की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? दोस्तों तो कबीर ग्रंथावली में है। दोस्तों किसमें? कबीर ग्रंथावली। बहुत ईजी है। कबीर जी की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो कबीर ग्रंथावली में। तो इसके मूल संग्रह का नाम क्या है? बीजक है। कबीर जी की जितने भी प्रकार की वाणियां हैं तो उसका संग्रह किसमें है? तो बीजक में इसका मुख्य आधार है, ठीक है, इसमें रचित है। चौथा सवाल है दोस्तों, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कबीर की भाषा में किन किन बोलियों का सम्मिश्रण है? दोस्तों कबीर की जो भाषा है तो वो खिचड़ी प्रकार की भाषा है या फिर इसे सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं क्योंकि इसमें मिक्सर भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? दोस्तों राजस्थानी, कबीर जी ने राजस्थानी भाषा में भी अपनी रचनाओं को रचा, ठीक है। फिर है अवधी भाषा, राजस्थानी, अवधी भाषा, पंजाबी के साथ में उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का सम्मिश्रण किया है, इसलिए कबीर जी की भाषा खिचड़ी या फिर सदुकड़ी भाषा कहा जा सकता। कबीर जी की भाषा को खिचड़ी या फिर सदुकड़ी भाषा कहा जा सकता है क्योंकि इसने बहुत प्रकार की भाषाओं का, ठीक है, प्रयोग कर लिया। पानी हिते हिम भया, हिम है गया बिलाई, पंक्ति में पानी और हिम के प्रतीकार्थ लिखे। दोस्तों इस सवाल पर डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में, वहां पर आप दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है और फटाफट वॉच कर लीजिए। कौन से इंपॉर्टेंट है तो वही देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वही देखना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देखना, ठीक है। एक ही क्लास में एक या फिर 2 पद्यांशों को डिस्कशन किया गया, इससे से ज़्यादा नहीं दोस्तों, छोटी छोटी क्लास है, आपको समझा कर आगे बढ़ाऊं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देख लेवे, जरूर देख लेवे। यही आपसे दोस्तों, पानी हिते हिम भया, हिम है गया बिलाई, पंक्ति में पानी और हिम के प्रतीकार्थ लिखिए। हिम और पानी का दोस्तों अर्थ लिखना है तो कबीर के अनुसार पानी से विशुद्ध चैतन्य प्रतीकार्थ लिया गया है। विशुद्ध चैतन्य ये प्रतीकार्थ लिया है। पानी से क्या लिया है? विशुद्ध चैतन्य, ठीक है। और साथ में माया के आवरण से पानी हिम बन गया। माया का जो आवरण है तो उस आवरण से पानी हिम बन गया। यहाँ हिम जीव का प्रतीक है। किसका? जीव का प्रतीक।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 60वें सवाल की ओर कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था। दोस्तों बेसिक सवाल है, अगर कबीरदास जी के अगर आपको एग्जाम में परिचय भी पूछ थोड़ा बहुत लिखना है परिचय कबीर जी का, तो कबीर जी के गुरु का नाम दोस्तों, जन्म कहाँ पर किस पर, ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था जन्म, ठीक है, माता पिता का नाम वगैरह वगैरह जो भी सवाल दे रखे हैं कबीर जी के बारे में परिचय दे रखा है, तो कबीर जी के गुरु का नाम उसमें लिखना है। तो रामानंद कबीर जी के अनुसार, कबीर जी के अनुसार गुरु का नाम है, कबीर जी के अनुसार तो है रामानंद, और कुछ अन्य है कबीरपंथी फकीर है, तो उसके अनुसार गुरु का नाम क्या बता रहे हैं, कबीर जी के गुरु का नाम शेख तकी। ये दोस्तों कबीरपंथी के लोग बताते हैं कि इसके गुरु का नाम शेख तकी है, लेकिन कबीर जी खुद बता रहे हैं कि रामानंद मेरे गुरु का नाम है। तो ये तो रामानंद आपको याद रखना है, कबीर जी के गुरु का नाम क्या है, रामानंद दोस्तों, ठीक। 7वां सवाल है दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है कि संत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। संत शब्द दोस्तों, संत शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है कि सज्जन पुरुष, अच्छा पुरुष, भला मानस, सदाचारी, ठीक है, ईश्वर भक्त एवं मानव सेवा को जीवन का उद्देश्य मानने वाले व्यक्ति, मानव की सेवा करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानने वाले व्यक्ति संत कहलाते हैं दोस्तों। यही संत शब्द का अर्थ होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कबीर भक्ति काल की किस धारा के संत कवि थे? कबीर जी किस भक्ति काल के धारा के संत कवि थे, ठीक है। तो कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो कबीर भक्ति काल की कबीर भक्ति काल की निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि और उसके प्रवर्तक थे। कौन से? निर्गुण मार्गी ज्ञानाचार्य काव्य धारा के प्रमुख कवि और उसके प्रवर्तक थे। उसकी काव्य रचना बीजक है। किसकी? कबीर जी की जो काव्य रचना है वो कौन सी है? बीजक पर नाम की है, ठीक है। 10वां सवाल है कि कबीर पीवण दुर्लभ है, कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे सीज कलाल पंक्ति में आशय का स्पष्ट कीजिए। कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगे शेष कला, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो आशय कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम भक्ति के रस में प्राप्त ही इतनी कठिन होती है। ईश्वर प्रेम भक्ति के रस की प्राप्ति इतनी कठिनाई से होती है कि इसके लिए गुरु रूपी कलाल की आवश्यकता होती है। कबीर जी ये कहते हैं इस लाइनों में कि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर की भक्ति का रस प्राप्त करना इतना कठिन होता है कि इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु रूपी कलाल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों यही कबीर जी का कहना है। 11वां सवाल है कि के विरहणी कु मची दे, के आपा बिलाई, के आपा दिखलाई, पंक्ति में मिच, देखो के विरहणी कु मिच दे, के आपा दिखलाई। तो दोस्तों इसमें मिच का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर मिच शब्द का आशय स्पष्ट किया। दोस्तों मिच का अर्थ यहाँ पर मौत, ठीक है, मौत है, क्योंकि यहाँ आत्मा रूपी विरहणी भगवान के दर्शन की आकांक्षी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर, इंपॉर्टेंट होगा तो उन्हीं सवालों को आगे बढ़। दोस्तों 18वां सवाल है, एग्जाम में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी, जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अतिरिक्त एक अन्य रचना का नाम लिखिए। जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के अतिरिक्त एक अन्य रचना का नाम लिखना है, जो जायसी के द्वारा। दोस्तों कवि जायसी की ओर आगे बढ़ गए। तो जायसी द्वारा प्रणीत यानी कि रचा गया ग्रंथ है पद्मावत, और एक और है अखरावट। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इसके साथ में चित्ररेता, ये भी कवि जायसी के द्वारा रचा गया। कौन सा? चित्ररेता, ठीक है। फिर पोस्तीनामा भी कवि जायसी के द्वारा, नैनावत भी है, तो इसकी रचनाएं भी इसकी मानी जाती है। दोस्तों कवि जायसी है तो उसने अपनी भाषा, किस भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा के कवि जायसी है, वो कवि थे किस भाषा के? अवधी भाषा के कवि थे। जायसी के पद्मावत पर फारसी के किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो ये मनसवी शैली का प्रभाव पड़ा। कौन सी शैली? जो जायसी का पद्मावत रचना है तो इसमें किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो मसनवी शैली का प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया, 2019 के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जायसी कृत 12 मासा संयोग वर्ण से संबंधित है या फिर वियोग से संबंधित है। जो 12 मासा संयोग है वो वर्णन से संबंधित है या फिर वियोग से संबंधित है? किससे संबंधित है? 12 मासा वर्णन से संबंधित है या फिर वियोग से संबंधित है?
वियोग से संबंधित है या फिर बारहमासा वर्णन से संबंधित है? ये दोस्तों जायसी के द्वारा बारहमासा संयोग वर्णन से संबंधित है या फिर वियोग से संबंधित है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो जायसी करे तो बारहमासा नागमती के वियोग से संबंधित है। किससे? यहाँ पर दोस्तों वियोग से संबंधित है। ओके, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जायसी के महाकाव्य में परमात्मा का प्रतीक कौन है? जायसी का जो महाकाव्य है तो उसमें परमात्मा का प्रतीक कौन है? चलिए दोस्तों, जायसी ने राजा रतन सेन को आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। दोस्तों, कवि जायसी ने राजा रतन सेन को तो आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। किसने? कवि जायसी ने पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती के माध्यम से किस प्रेम की व्यंजना की है? यानी कि रतन सेन और पद्मावती के माध्यम से किस प्रकार के प्रेम की यहाँ पर व्यंजना की गई है? तो जायसी ने पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती के माध्यम से लौकिक प्रेम यानी कि लोगों में लौकिक सामाजिक लौकिक प्रेम द्वारा लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों 28वां सवाल एग्जाम में पूछा गया, सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता भी है। जायसी कृत पद्मावत फारसी के किस शैली में रसा हुआ है? ठीक है, तो जायसी के द्वारा कृत पद्मावती फारसी किस शैली में रचा हुआ है? तो ये फारसी की मनसबी शैली में रचा हुआ है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हस जो रहा समीर मह पाखरे तन थाके। हस जो रहा समीर मह पाखरे तन थाक में पाख यानी कि दोस्तों यहाँ पर पंख है। ठीक है, पाख से क्या अभिप्राय? तो पाख का अभिप्राय पंख है, क्योंकि यहाँ पाख से अभिप्राय जीव के पंख से है, जो विरह के कारण शरीर रूपी पिंजरे के पंख जल जाने के कारण भाग जाता है, अर्थात जीवात्मा निकल जाती है। ठीक है, अगला 2018 के एग्जाम में सवाल पूछा गया दोस्तों, सवाल भले ही पूछा गया लेकिन इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट रहता है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्यों है? दोस्तों, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? 2018 के एग्जाम में पूछा गया। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष अगर आप फर्स्ट ईयर में तो दोस्तों मैं सेकंड ईयर में भी आपके सामने इस सीरीजों को दोस्तों पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों अगले साल भी दोस्तों आपके सामने सीरीज को लेकर अच्छे तरीके से दोस्तों, अब तो अनुभव की बात हो चुकी है, तो अच्छे तरीके से मैं आप सभी के सामने सीरीजों को 2024 की, अगर आपके एग्जाम में 2000 आप सेकंड ईयर में होंगे तब तो 2024 होगा ना, तो मैं 2024 की दोस्तों सीरीजों को आपके सामने दोस्तों आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की व्यवस्था इस यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप जरूर जुड़ जाओ इस चैनल के माध्यम से, मैं आप सभी के सामने डेली पेश होता रहूँगा। तो 31वां सवाल है कि सूफी के प्रेम व्यंजना को किस नाम से जाना जाता है? लिखिए, सूफियों के जो प्रेम व्यंजना है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि सूफियों की जो प्रेम रचना है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सूफियों की प्रेम व्यंजना को सूफी साधना प्रेम पादरी नाम से जाना जाता। सूफी साधना प्रेम पादरी के नाम से जाना जाता, प्रेम पादरी। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों 33वां सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि भ्रमर गीत का आशय समझाइए दोस्तों और स्पष्ट कीजिए। भ्रमर गीत का आशय समझाइए और स्पष्ट कीजिए। तो निर्गुण ब्रह्म के संवेदनशील उपासक उद्धव को स्वार्थी भ्रमर मानकर गोपियों के विरह भावों का कृष्ण के प्रति उल्हानों की व्याख्यात्मक अभिव्यक्ति को भ्रमर गीत कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि निर्गुण भक्ति के असंवेदनशील उपासक उद्धव को स्वार्थी भ्रमर मानकर गोपियों के विरह भावों और कृष्ण के प्रति उल्हानों की व्याख्यात्मक अभिव्यक्ति को भ्रमर गीत के माध्यम से पेश किया। भ्रमर गीत के माध्यम से जो है ना, ये क्या दे रखा है,
उद्धव, ठीक है, कृष्ण का भाई है। तो उद्धव को स्वार्थी और भ्रमर मानकर, ठीक है, भ्रमर यानी कि भोरा, ठीक है, तो मानकर गोपियों के विरह यानी कि गोपियों की जो पीड़ा है और कृष्ण के प्रति उल्हाना है, कृष्ण के प्रति गोपियों ने कि क्यों हमें मिलने नहीं आए, क्यों मथुरा चले गए और हमें अब याद भी नहीं करते, वो उल्हान है ना गोपियों के, तो उसकी व्याख्यात्मक अभिव्यक्ति को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे पति जी। दोस्तों अगला सवाल है कि सूरदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास के द्वारा रचित दो रचनाओं के नाम लिखिए। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सूरदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास कृत 3 रचनाओं के, कभी कभार 2 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, लेकिन दोस्तों जितने भी कबीरदास की रचना है तो उनको दोस्तों सूरदास की, ठीक है, सूरदास की रचना है उसको देख लेना है। तो सूरदास की 4 प्रमुख रचना है। कौन सी 4 प्रकार की प्रमुख रचना है? तो सुरसागर पहली तो गया है सुरसागर, दूसरा है सुरसारावली, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी और नलद मयंती, ठीक है, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी और साथ में नल नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती। ये 4 प्रकार की सूरदास की रचना है, ठीक है, प्रमुख रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37वें सवाल की ओर। सुर किस साप के कवि है? सुर किस साप के कवि है? और तो दोस्तों ये सुर है वो अष्ट साप का गठन कृष्ण भक्त कवियों को लेकर वल्लभाचार्य ने किया। तो अष्ट साप का गठन किसने किया? तो साप का गठन है वो कृष्ण भक्त कवियों को लेकर वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। अष्ट साप का गठन किसके द्वारा? तो वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। और साथ में पाठ्यक्रम में निर्धारित अष्ट साप के कवि का नाम लिखिए। तो पाठ्यक्रम में निर्धारित अष्ट साप के कवि कौन है? सूरदास है। अष्ट साप के कवि कौन है? सूरदास है। और अष्ट साप का गठन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। अष्ट साप के कवि कौन है? तो सूरदास के द्वारा रचा गया, ठीक है। तो दोस्तों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे और वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका है, तो थोड़े से छोटे से वीडियो में मैं आप सभी के सामने इस क्लास को यहीं तक एंडिंग करता हूँ। और आगे कुछ सवाल रह गए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो कि ये तुलसीदास वाले सवाल, ठीक है। तुलसीदास को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से अगर अतिल गुजरात्मक प्रश्न तुलसीदास से संबंधित आते हैं, बाद में घनानंद है, ठीक है, घनानंद देख लो। तो घनानंद है, ये 2 कवि रह गए, दोनों के बाद में तीसरा कवि दोस्तों, अब तो सीरीज भी एंडिंग हो गई, सीरीज भी। तो दोस्तों 2 कवि रहे, ठीक है, 2 कवियों की बात करेंगे अगले क्लास में। 10 मिनट का वीडियो होगा, अगला 5-7 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो उनमें से इस घनानंद को और एक और कवि है, तो इन दोनों कवियों को दोस्तों देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आप सभी के सामने अगली क्लास में अगला वीडियो पेश करूंगा। तो दोस्तों हर प्रकार की सीरीज, हर वर्ष सीरीज़ों के संबंधित दोस्तों अगर आप सीरीज़ पढ़ते हैं तो दोस्तों चैनल से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं सीरीज़ में से जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं तो उन्हीं सवालों को दोस्तों आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों 100% दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे तो सीरीज़ में से वही आपके सामने पेश करने की कोशिश मैं रहूँगा। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।